इस समय दुनिया की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो खबर है वो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है। सबसे बड़ी खबर है, उसमें भी सबसे बड़ी खबर है कि जो इजराइल हिजबुल्लाह को, हमास को और हुती को मामूली समझ रहा था, वो अभी घुसकर बमबारी कर रहे हैं। आपको बता दें, तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर बम गिरा है, रॉकेट गिरा है। लेकिन आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, हिजबुल्लाह ने एक ऐसा तोप इजाद किया, उसका उन्होंने मुजाहरा किया है, प्रदर्शन किया है, जो तोप सीधे सीधे इजरायली जहाज को निशाना बनाएगा, उनके एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकता है और ड्रोन को निशाना बना सकता है। अभी के समय में युद्ध तकनीक में बदल गया। सोचिए, इजराइल की मात्र 1 करोड़ आबादी है और वो 10 करोड़ की आबादी वाले ईरान को धमकी दे रहा है। वो फिलिस्तीन पर बमबारी करता है, वो लेबनान पर बमबारी करता है। दरअसल इजराइल की ताकत थी हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट और ड्रोन का जमाना है। न हींग लगे न हल्दी, रंग चोखा। ड्रोन वो तकनीक है जिसमें कोई आदमी नहीं होता है। ड्रोन में आप बम लाद दीजिए और उड़ा दीजिए और जाके वो जगह जगह पर बम गिराएगा और वापस आ जाएगा। अब इस तकनीक के खिलाफ हिजबुल्लाह ने एक तोप लॉन्च किया है। उस तोप से सीधे सीधे हेलीकॉप्टर को, जो इजराइल के हेलीकॉप्टर है, उनको निशाना बनाया जा सकता है और उसी तोप के गोले से सीधे सीधे आपको बता दें कि ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, इसके पीछे रूस का हाथ है। रूस के पास कुछ ऐसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कंधे पर रख के छोड़ा जा सकता है और वो सीधे सीधे टारगेट करता है उन जहाजों को और एयरक्राफ्ट को मार गिराता है। और हिजबुल्लाह ने इस तरह से ड्रोन को मार गिराया है। कई सारे ड्रोन जो हैं इजराइल के, वो मार गिराया। तो सोचिए, इजराइल की मेन ताकत थी एयरफोर्स, अब हिजबुल्लाह ने अपना एयरफोर्स भी बना लिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस समय दुनिया में। और धीरे धीरे ही सही, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं, वो बैकफुट पर आ रहे हैं। भारत की जो मीडिया है वो प्रो बायस्ड है मुसलमानों को लेकर। आपको पता है, कास्टिस्ट मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, एंटी मुस्लिम मीडिया है, वो इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं। तो वो जानबूझकर आपको दिन रात खबर दिखाते हैं कि देखिए, इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया गजा को, फलस्तीन को, इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया लेबनान को, इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया यमन को, या ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन सोचिए सच्चाई क्या है। सच्चाई ठीक इससे अलग है। रोज 100 से ज्यादा इजराइल के सैनिकों की कैजुअलिटी होती है, 100 से ज्यादा। जबकि आप जानकर दंग रह जाएंगे कि सचमुच फिलिस्तीन जो है वो किसानों का देश था, वो गरीब लोगों का देश था। उनके पास न तो अपना एयरफोर्स था, न अपना कोई उनका जहाज था, न उनकी कोई आर्मी थी। किसान लोग थे और अपना चल रहा था उनका जीवन। अब उसी पर इजराइल की नज़र थी। इजराइल को गुमान था कि वो दुनिया का सुपर पावर है, उस पर कोई हमला नहीं कर सकता है क्योंकि आयरन डोम रडार है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन सोचिए, ये सब तभी कामयाब होता दिखा जब फिलिस्तीन और हमास पर हमला हुआ। लेकिन सोचिए, 1 साल से ज़्यादा का वक्त है और अब तक वो फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं कर पाया है। अभी भी हमास मजबूती से लड़ रहा है। और आज की भी खबर है, गजा पट्टी में ग्राउंड जीरो पर हमास के लोग, हमास के लड़ाके रोज कम से कम 40 से 50 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। और इसी से भन्नाया हुआ, मतलब हारी बिल्ली खंबा नोचती है ना, कहावत सुने आप लोग, जब बिल्ली हारने लगती है तो खंबा नोचती है। इसी से भन्नाया हुआ इजराइल हर दूसरे तीसरे दिन पर आम नागरिकों पर बम गिराता है। कभी अस्पताल पर बम गिराता है, कभी स्कूल पर बम गिराता है, कभी वो राहत कैंपों पर बम गिराता है और इस तरह से वो आम लोगों को मारता है। लेकिन अभी भी सोचिए, हमास के जो लड़ाके हैं वो पूरी तरह से सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला करते हैं, इजरायली सैनिकों पर हमला करते हैं जो गजा पट्टी में या जो फिलिस्तीन में लड़ रहे हैं। लेकिन इजराइल की मुश्किल बढ़नी शुरू हो गई है लेबनान पर हमले के बाद। इजराइल को लगा
कि जिस तरह से उसने फिलिस्तीन और गजा पर हमला शुरू किया और प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि उनके पास तो जहाज था नहीं, एयरफोर्स था नहीं, कोई अपनी सेना थी नहीं। लेकिन लेबनान के साथ ये दिक्कत नहीं है, लेबनान के पास अपनी सेना भी है, एयरफोर्स भी है, और अब उसके पास हथियार भी आ रहे हैं, ट्रेन लोग भी हैं। और अब ईरान के बाद इजराइल पर लेबनान सबसे बड़ा हमलावर साबित हो रहा है। और लेबनान से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं वो सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल का प्रधानमंत्री, उसके घर पर गिरा है। तीसरी बार ये बम फटा है। उसके बाद एक बार उनके जहाज पर भी हमला हुआ है। तो ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है। लेकिन सोचिए, लेबनान जो ईरान के मुकाबले छोटा देश है, ईरान के मुकाबले कम मजबूत देश है, उससे भी इजराइल नहीं जीत पा रहा है और भारी कैजुअलिटी हो रही। सबसे ज़्यादा अब नुकसान इजराइल को हिजबुल्लाह के लड़ाके दे रहे हैं और वो मिसाइल भी दाग रहे हैं और वो आम इजरायली भी उसकी चपेट में है। लेकिन अभी भी ये भी वहाँ की खास बात है कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके, जो हिजबुल्लाह है, जो लेबनान के लड़ाके हैं, वो अभी भी इजरायली सिविलियन को निशाना नहीं बना रहे हैं। वो सिर्फ जो IDF है, जो इजराइल के जो डिफेंस सर्विसेज हैं, जो मिलिट्रीज कैंप हैं, उनको, मिलिट्री कैंप को निशाना बना रहे हैं। तो ये साफ है कि अभी भी चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो, वो अभी भी निशाना नियम के तहत से सैनिकों को बना रहे हैं। वहीं यमन के जो लड़ाके हैं हुती, वो अभी भी समंदर में नज़र रखे हुए हैं और इजराइल आने जाने वाले किसी भी पानी के जहाज को, जिसमें चाहे हथियार हो या रसद हो, उन पर हमला कर रहे हैं। और ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा डेफिसिट है। वहीं सोचिए किस तरह से इजराइल ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी धमकियां दी थी कि हम ईरान को निस्नाबूद कर देंगे, ईरान को भुगतना पड़ेगा। ईरान ने 200 रॉकेट दागे थे। सच्चाई यही है कि अब ईरान से इजराइल डर गया है। इजराइल को पता है कि ईरान के पास अपनी फौज है, अपनी मिलिट्री है, उनके पास 500 से ज़्यादा फाइटर विमान हैं, यहाँ तक कि उसके पास ऐसे मिसाइल हैं, एटमी बम हैं, जो देखते ही देखते इजराइल को नेस्तनाबूद कर सकता है। और सोचिए वो रिच में है। आपको बता दें कि 10 करोड़ की आबादी है ईरान की। इजराइल चाहे भी तो ईरान को बर्बाद नहीं कर सकता। और इसीलिए ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो वो नक्शे से खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और एंगल है, जिस तरह से रूस और चीन हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, खासकर जो ईरान के लिए, वो समझ सकते हैं। और सोचिए आज भारत के प्रधानमंत्री ने रूसी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है, पुतिन के साथ बातचीत की है। तो सोचिए भारत और रूस ने कहा है कि हम शानदार दोस्त हैं और रूस सचमुच भारत का शानदार दोस्त है। इसका मतलब है कि भारत की जो विदेश नीति है पहले की तरह वो उसी मुद्दे पर रहेगी, ये तो तय है। अमेरिका कभी भी भारत के लिए विश्वसनीय नहीं रहा है रूस के मुकाबले। आप याद कीजिए जब भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय रूस हमारे साथ खड़ा था, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। लेकिन इस युद्ध में तो ये भारत की कूटनीति है, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है वो शांति की है। हम लोग बुद्ध वाले देश हैं और भारत की नीति है कि युद्ध न हो और दुनिया में कहीं भी युद्ध न हो, शांति हो। और इस पर भारत अमल कर रहा है। यासर अराफात के समय से लेकर अब तक भारत की नीति फिलिस्तीन के पक्ष में रही है, ईरान के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। अब ये मसला है। तो टीवी अखबार आपको भले नहीं दिखा रहा हो, लेकिन इजराइल इस युद्ध को जीतने नहीं जा रहा है। इजराइल एक गहरे संकट में फंस गया और ये सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से हो रहा है। आपको पता है किस तरह से इजराइल में चुनाव होना था और बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इजराइल पढ़ा लिखा देश है। तेल अवीव में जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चाहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को अपने गिरफ्त में ले ले, कुछ संवैधानिक प्रावधान बदले, उसके बाद से राजधानी तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहे थे और राष्ट्रवाद के नाम पर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को युद्ध में धकेल दिया। सोचिए दुनिया के ताकतवर, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक इजराइल जो है वो 1 साल के बाद भी इस युद्ध में इतनी बुरी तरीके से फंस गया है कि वो न निकल सकता है। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है। ठीक उसी तरह जैसे रूस फंसा हुआ यूक्रेन युद्ध में,
तो युद्ध से किसी का भला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया को बुद्ध के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे समय समय पर होते रहे हैं जो अपनी सत्ता की सनक में, सत्ता की हनक में और सत्ता के लालच में मानवता को युद्ध में धकेल देते हैं। क्या हिटलर के बाद सबसे ज्यादा बदनाम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहलाएंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।